नमस्कार, खरी बात आदित्य के साथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव और खरी बात में आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी। सीधा मैं बातचीत करूंगा बिना किसी लांग लपेट के। सर, सरकार है, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री निशाने पे किसी के है तो वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के, क्यों ऐसा? सबसे पहले तो आदित्य जी, आपको और आपके बंसल न्यूज़ चैनल के और पूरे आपके सहयोगियों को मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने समय निकाला है। चूँकि विपक्ष अपना काम अच्छे से कर नहीं पा रही है, इसलिए विपक्ष का भी काम, चूँकि लोकतंत्र में हर विधायक की जिम्मेदारी है केवल अपने विधानसभा ही नहीं, पूरे प्रदेश के हितों के लिए एज ए चीफ मिनिस्टर वो भी एमएलए हैं, एज ए मिनिस्टर वो भी एमएलए हैं, अपोजिशन वो भी एमएलए हैं, और जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो भी एमएलए हैं। इसलिए विधायकों का प्रदेश के सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा के सदस्य होने के नाते दायित्व होता है कि हर सामयिक मुद्दे पर उठाएं, और जब वो प्रदेश के हितों की बात जब विपक्ष नहीं कर पाती है तो हमारे सत्ता पक्ष के ही विधायक उठाते हैं, तो लोगों को लगता है कि वो विरोध कर रहे हैं जबकि वो राज्य हित की बात करते हैं। तो ये माना जाए ना कि बीजेपी के जो वरिष्ठ विधायक है वो विपक्ष की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं? नहीं, चूंकि विपक्ष पूरी तरह से फैल हो चुकी है, विपक्ष का अपना तो विपक्ष का साथ दे रहे हैं लोग? नहीं, विपक्ष अपना धर्म नहीं निभा पा रहा है। इसलिए लोकतंत्र में जो धर्म निभाना चाहिए वो कई मुद्दों पर जो कांग्रेस नहीं कर पाती है, हमारे पार्टी के जो विधायक हैं वो भी लोकहित के मुद्दे को उठाते हैं। कोल इंडिया ने बहुत पहले कोरिया में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की थी, प्रयास भी आपने भी बहुत किया, लेकिन वो आज तक उतर नहीं पाया मूल स्वरूप में। क्या उसका कारण रहा, क्यों नहीं हो पाया ये? देखिए, बहुत पहले जो कोल इंडिया है CSR मद से अपना देश के 3 जगहों पर मेडिकल कॉलेज खोलने हेतु उसने सहमति दिया था। उसमें जो अविभाजित कोरिया जिला का मनेंद्रगढ़ है, अब MCB जिला हो गया है, एक तालचेर का था और एक और झारखंड राज्य में कहीं स्थापित करना था। तो उन्होंने 2 जगह तो स्थापित कर दिया, परंतु दुर्भाग्य से उस समय कोयला मंत्री स्वर्गीय तत्कालीन कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल जी थे और उस समय राज्य मंत्री चरणदास महंत जी थे, डॉक्टर साहब। और आज तक उसमें कई बार भूमि पूजन के लिए पत्थर भी रखे गए, कई बार मंच से घोषणा भी हुई कांग्रेस के जो टॉप लीडर्स हैं उस समय के और केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा, लेकिन उसका अता पता नहीं चला। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को कि वही जगह पर मनेंद्रगढ़ में हमारी मेडिकल कॉलेज स्थापित हो चुकी है। राज्य बजट से निर्माण कार्य उसका चालू है। ये पहले कुष्ठ रोगी, मानसिक रोगी, एड्स पर विस्तार से काम हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग भी मिला। अब ना सिकल सेल पर कोई काम हो रहा है, ना डिप्रेशन पर, कैंसर पर न स्टडी हो रही, कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है स्वास्थ्य विभाग केवल दवा खरीदी तक सीमित रह गया, ऐसा क्यों? देखिए, ये पिछले समय में 5 सालों में जितने भी नेशनल प्रोग्राम्स थे इन्होंने पूरे ठप कर दिया। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो टीबी है उस पर हम देश में पहला राज्य हैं जो बड़े पैमाने पर हमने उस पर काम किया, उसकी स्क्रीनिंग की, लोगों को निक्षय निरामय अभियान के तहत जो है टॉप 5 राज्यों में से हमने अपना स्थान बनाया, हमने अच्छा काम किया। सिकल सेल में पिछले 5 सालों में वाकई में आपने जो कहा कि ये केवल दवाई खरीदी और एजेंट खरीदी तक रह गए थे। हम देश में पहला ऐसे राज्य हैं जो 1,68,00,000 लोगों का सिकल सेल स्क्रीनिंग किए हैं और देश में जनसंख्या अनुपात में हम अव्वल नंबर पर हैं। उसी प्रकार से जो कैंसर की हम बातचीत करें तो जो कैंसर के उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हमारे प्रदेश में एक मनेंद्रगढ़ और एक बिलासपुर में स्थापित करने हेतु कहा था, और उस समय तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री और अभी भी माननीय JP नड्डा जी थे, लेकिन पिछले कांग्रेस गवर्नमेंट ने मनेंद्रगढ़ का तो लैप्स ही कर दिया क्योंकि 60-40 रेशियो में बनना था, और बिलासपुर का केवल केंद्रांश का जितना बना है बना, इसके बाद उन्होंने उसको छोड़ दिया माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में। अब हम ये कह सकते हैं कि अभी जो बचा हुआ बजट है उसको फाइनलाइज हमने दिया है और बिलासपुर में कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना होगी। इसी प्रकार सिकल सेल का जो आज से 8 साल पहले राशि जारी कर दिया गया था सिकल सेल इंस्टीट्यूट के लिए, उस इंस्टीट्यूट का पैसा हमने जारी कर दिया 48 करोड़ रुपए, और प्रदेश में एक बड़ा क्षेत्रीय ये सिकल सेल इंस्टीट्यूट हमारा बनेगा, उसके लिए हम जल्दी टेंडर फ्लोट करने वाले हैं। पहले सर स्कूल स्तर पर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाते थे आप लोग, मुझे बहुत अच्छे से याद है।
अचानक बंद कर दिया गया, क्या सरकार की प्राथमिकता बदल गई है? देखिए, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि जो हमारे कई ऐसे बच्चों के लिए योजना है, जैसे चिरायु योजना है, उसके अंतर्गत अभी हम कुछ ही दिन पहले एम्स में 20 कॉकलियर इम्प्लांट जो है करा रहे हैं। उसके लिए 1 करोड़ के आसपास की राशि हमने जारी भी कर दिया है। और हमारे जो चिरायु योजना है उसके माध्यम से हर प्रदेश में हर जगह जा रहे हैं। आप किसी भी स्कूल को बताइए, मैं उसकी डाटा अभी तो नहीं दे पाऊंगा, परंतु आपको दे दूंगा। हम उसको फिर से प्रारंभ किए हैं। वो धीरे धीरे चलन में बंद हो चुका था, लेकिन फिर से उसको हमने चालू किया है। डॉक्टर साहब, जब सीएम थे, आपने भी कार्यकाल देखा है उनका 2003 से लेकर 2018 तक। उनके पिताजी का, उनकी माताजी का मुझे बहुत अच्छे से याद है कि अभिषेक जी की बिटिया भी अंबेडकर अस्पताल में पैदा हुई थी। मतलब जितने भी विधायक थे, मंत्री थे, सभी का एक भरोसा था अंबेडकर अस्पताल पर। आजकल वो भरोसा जनता का भी अब नहीं रहा, जनता भी प्राइवेट अस्पताल की तरफ भाग रही। क्या कारण मान रहे हैं? आप ये बात जो है 1 से 2 साल पहले की बता रहे हैं। ये बात आपका सही है कि अंबेडकर हॉस्पिटल जो प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हार्ट है, विश्वासों का हार्ट है, वहाँ से जितने भी आज सीनियर डॉक्टर्स हैं छत्तीसगढ़ के, उसमें 80% मेकाहारा से ही पढ़ के निकले हैं। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 5 सालों में मेकाहारा का, आपने जैसे डॉक्टर रमन सिंह जी के समय की बातचीत बताया, वाकई में उस समय उसका वैभव था। और 5 सालों में धीरे धीरे ये हालत हुआ कि इनके जो 700 बेड हैं वो नहीं भरते थे। ओपीडी 1500 से नीचे होने लगी थी और जनता का विश्वास उठ चुका था। हमने धीरे धीरे जनता का विश्वास वापस किया है और आज बताते हुए खुशी है कि 700 बेड के जगह के अगेंस्ट में हम 1350 से 1400 की संख्या में आईपीडी कर रहे हैं। 2700 से 3000 ओपीडी हो रहा है। ये दिखाता है कि मेकाहारा के प्रति जनता का विश्वास लौटा है। हम वहाँ की जो वेटिंग सिस्टम था, जो रेडियोलॉजी का, सीटी स्कैन, एमआरआई, वो आज सेम डे में हम दे रहे हैं। जो पेट सीटी जो कैंसर का है, वो पिछले 7 सालों से उसमें धूल लग रहे हैं, 8 सालों से, लेकिन उसको आज तक चालू नहीं कराया गया। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हमने संज्ञान में लिया है और वो अंतिम चरण में है। जल्द ही हम पेट स्कैन भी चालू करेंगे और मेकाहारा जल्द ही आपको 6-8 महीनों में एक बदला हुआ मेकाहारा की तरह नजर आएगा। मैं इस बात को आपको विश्वास दिलाता हूँ। गरियाबंद का सुपे बेड़ा सर, बहुत अच्छे से आपको याद होगा, लगातार आंदोलन होते रहे। अनुसुईया उइके जी उस समय थी हमारे यहाँ की राज्यपाल, वो भी मौके पर गई, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन मौतों का सिलसिला अभी तक रुक नहीं रहा है वहाँ। 2 लाख करोड़ का छत्तीसगढ़ का बजट हो गया। किस काम का ऐसा बजट जब हम किसी को बचा नहीं पा रहे, वो भी किडनी की बीमारी से? आज तक कोई उसका हल नहीं निकल पा रहा है। देखिए, सुपे बेड़ा एक आपके बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और लोकहित का है। मैं जैसे ही स्वास्थ्य मंत्री बना, 6 महीने के अंदर सुपे बेड़ा का दौरा किया। पूरी हमारी टीम गई, हम अंतिम गांव तक गए, लोगों से मिले, चौपाल लगाया, वहाँ की जो वस्तु स्थिति है उसको समझने का प्रयास किए। वाकई में वहाँ स्थिति ये काफ़ी गंभीर मिली और एक लंबे समय से लोग किडनी की बीमारी से पीड़ित थे। तो चूंकि हमने उसमें 2 प्रकार का हमने व्यवस्था किया। पहला तो जो किडनी से बीमारी से पीड़ित हैं उनकी डायलिसिस की सुविधा वहीं हम देवभोग में चालू करा दिए हैं और बहुत अच्छा चल रहा है। और गरियाबंद जो जिला हेडक्वार्टर है उसमें एक किडनी क्रिटिकल यूनिट की हमने स्थापना की और उसमें एम्स के डॉक्टर जो है महीने में 2 बार जाते हैं और हमारे राज्य के प्रमुख जो है, जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, वो जो है हफ्ते में 2 दिन वो भी जाते हैं। इस प्रकार से किडनी केयर का जो सेंटर वहाँ चालू हुआ, उससे एक बड़ी मात्रा में लोगों को लाभ मिल रहा है। और 2 एम्बुलेंस एनी टाइम हम अलग से ऐसे मरीजों के लिए रखे हैं जो तत्काल लेकर रायपुर भी आ सके। और ये हमने तत्कालिक उनकी रोकथाम के लिए, उनकी इलाज के लिए व्यवस्था किया। साथ ही दीर्घकालिक समाप्त करने के लिए वहाँ पे प्रथम दृष्टि में हम पाए कि वहाँ की पानी की वजह से हो रहा है, तो तत्काल जो है पीएचई से बात करके वहाँ के लिए जो नल जल योजना है, जो वहाँ की एक नदी है, तेल नदी बोलते हैं, उस नदी से पानी लिफ्ट करके उसको फिल्टर करके लोगों को स्वच्छ घर तक पहुंचाया जा सके, उसमें 80% कार्य हो चुके हैं। उम्मीद है बारिश से पहले लोगों के घरों तक शुद्ध पानी जाएगा। और वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, वहाँ की जो सोशल स्टेटस है, लोगों को वहाँ का खान पान है, वहाँ की जलवायु है, वहाँ की मिट्टी है, वहाँ के लोगों का डीएनए टेस्ट है, उस पर अध्ययन करने के लिए हम एक टीम बनाए थे। और वो टीम बड़े स्तर पर अभी तक सर्वे कर रही है, उसको बड़े लेबों पर भेज रहे हैं और पूरे वर्ल्ड स्तर के
जो वैज्ञानिक हैं उनसे उसकी रिपोर्ट आकलन किया जा रहा है, और जैसे ही हमारे पास रिपोर्ट आएगा उन कारणों को लेकर जो भी उसमें बजट आएगा प्रावधान, पैसे कमी नहीं है, उसको हम मूल से समाप्त करने का कार्य करने के लिए योजना में चल रहे हैं। बहुत ईमानदारी से आप सवालों का जवाब देते हैं सर, एक और ईमानदारी से जवाब दीजिए, मोक्षित और 9M क्या है? थोड़ा सा विस्तार से समझाइए। लोग कहते हैं पिछली सरकार में मोक्षित नोटशीट लिखता था और सरकार साइन करती थी, इस सरकार में जो है वो दूसरी कंपनी जिसका नाम है 9M वो लिखती और सरकार साइन करती। देखिए, जहाँ तक मोक्षित कॉरपोरेशन का है सवाल, आपने दिखा होगा कि पिछले सरकार में जो भी किए होंगे, नोटशीट लिखे होंगे, साइन हुआ होगा, मैं इस विषय में नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन आपने देखा है कि हम उस रीजेंट घोटाला में हमने EOWs जांच कराया, ED जांच कर रही है, सप्लायर और अधिकारी अभी भी जेल में हैं और अभी भी इंक्वायरी चल रही है। इतना बड़ा आज तक के स्वास्थ्य विभाग के इतिहास में छत्तीसगढ़ के इतनी बड़ी कार्रवाई आज तक नहीं हुई। और 9M की मैं बातचीत करूं तो 9M किसी प्रकार का कहीं भी दवाई की सप्लाई या उपकरण की सप्लाई में आउट ऑफ रूल हमारी सरकार में कोई टेंडर प्राप्त नहीं कर रहे हैं। और पिछली सरकार में जो एक रूल था कि 50% MSME को देना ही है, और इस बाध्यता को भी हमने अभी हटा दिया है कि जो अच्छी दवाई देगा, बीड करेगा, कंपटीशन में आएगा, उसको हम देंगे, और पूरी तरह से पारदर्शी सिस्टम से दवा की खरीदी हम। मोक्षित वाले मामले में स्वास्थ्य मंत्री जी को भी कहीं ना कहीं फंसाने की बहुत गहरी साजिश हुई थी, बच के आप निकल गए, लेकिन साजिश तो ऐसी थी कि शायद स्वास्थ्य मंत्री निपट जाते उस साजिश में। देखिए, ये कहावत है, सच्चे का बोलबाला, झूठे का मुंह काला। कोई लाख प्रयास करे लेकिन सत्य कभी झुकता नहीं, मरता नहीं, सत्य की जीत होती है। इसीलिए देश में सत्यमेव जयते बोलते हैं, और जो झूठ की दीवार है हमेशा रेत की बनती है। इमारत का नींव जब तक अच्छे मजबूत और ठोस पत्थरों से जब तक नहीं रखा जाए तब तक वो इमारत मजबूत नहीं होता, और रेत की जो बुनियाद है उसका इमारत ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाता और ढह ही जाता है। और ऐसे काम करने वाले कोई भी लोग हों उनको अंततः हार मारनी ही होती है, और सच्चाई ज़्यादा दिन तक छुपाई नहीं जा सकती। निजी अस्पतालों का आयुष्मान का पेमेंट काफ़ी समय से नहीं हो रहा था, आपके प्रयास से बहुत कुछ पेमेंट रिलीज हुआ सुना मैंने, लेकिन ये जानकारी आती थी कि बार बार वित्त विभाग रोक देता है, गड़बड़ियाँ हैं। तो गड़बड़ियाँ हैं तो CMHO क्या कर रहे थे उस समय? वो देखते जाकर, या कोई ऐसा रास्ता निकालते कि उसी समय गड़बड़ी पकड़ी जाती है? अब किसी का इतना पैसा हो गया, अब आप पैसा देना बंद कर दे रहे हैं, वो इलाज करना बंद कर दे रहे हैं। ये तो फेलियर है ना सरकार का सर। देखिए, आपको थोड़ा पीछे भी जाना पड़ेगा। जब हम सरकार का पदभार ग्रहण किए उस समय हमारी माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो सरकार बना, उस सरकार के पास 1500 करोड़ रुपए की पिछले सरकार की आयुष्मान का देनदारी था। उसको ईमानदारी से हमने 31 मार्च 2025 तक सारे पेंडेंसी खत्म किए, और अभी अप्रैल से लेकर सितंबर तक का हम भी भुगतान पूरा किए, और अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 महीने का पेमेंट लंबित रह गया था, और जनवरी अभी कंटिन्यू चल रहा था, ये फरवरी आ गया। तो ऐसे 4 महीना में 3 महीने का जो भुगतान है वो 600 करोड़ की राशि प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटलों का था। उसमें वित्त ने 500 करोड़ रिलीज भी कर दिया है। हम कल से भुगतान चालू भी कर दिए। क्यों रोका था वित्त ने? उसका कारण है, वित्त इसलिए भी रोकती है कि वित्त का काम है कि समय समय पर गिड़गिड़ा के पैसे देना, समय समय पर विभागों का, नहीं ऐसा नहीं है, समय समय पर विभागों का आकलन किया जाए, और वित्त एक सेतु का काम करती है कि पैसों का सही सदुपयोग हो सके, और समय समय पर। स्वास्थ्य मंत्री थोड़ी चाहेंगे कि पैसे का दुरुपयोग हो, आप क्यों चाहेंगे भाई? आप तो चाहेंगे ना। देखिए, चूंकि वो वित्त पूरे शरीर में, जैसे ब्लड सप्लाई हार्ट से होता है और सभी अंगों को बराबर जाता है, तो कहीं दिक्कत ना हो जाए, जिससे हार्ट फिल्टर करने का काम करता है ब्लड को। और फिर लेकिन सब ये कह रहे हैं मंत्री जी कि सभी अंगों का जो है वो ब्लड की सप्लाई वित्त ने रोक दी है, सच्चाई है क्या इसमें? नहीं, ऐसा नहीं है, वो फिल्टर करके देती है। और यदि 5 साल होने के पहले दे देगी ना, मतलब सरकार, क्योंकि 5 साल की हमारा तो सतत रूप से वित्त दे रहा है। 600 करोड़ हम मांगे, 500 करोड़ दे दिए, ठीक है। 150 करोड़ हम ऊपर नीचे हमारे सरकारी हॉस्पिटलों का हम आगे पीछे भुगतान कर लेंगे, परंतु वो स्थिति नहीं है कि 1500 करोड़ का भुगतान बकाया हो। और प्रदेश में ऐसी कहीं भी स्थिति नहीं है कि पेमेंट के बिना इलाज बंद हो, सभी जगह सुचारू रूप से चल रहा है। MBBS और PG की भर्ती पर हर साल शिकायतें रहती है, ऐसा क्यों सर? स्वास्थ्य विभाग एक बड़ा महकमा है,
और ये डेमोक्रेटिक देश है। जहाँ भी लोगों को लगता है कि ये दिक्कत हो रहा है तो कोर्ट का सहारा लेते हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने हमें निर्देश दिया कि 50% जो राज्य का कोटा है उसमें से 50% ओपन करें और 50% जो राज्य के जो इंस्टीट्यूशनल जो कोटा है उसको फॉलो करें। तो हमने वैसा किया। बाद में हमने अपील किया माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें फिर से जैसा का तैसा आदेश दे दिया। हम फिर से वैसा वो उस पर काउंसलिंग कर दिए। तो चूँकि ये कई चीज़ें हमारे बस में भी नहीं होता है, क्योंकि लोकतंत्र में न्यायपालिका सर्वोपरि है और न्यायपालिका का जो भी आर्डर है उसको सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, और हम वही किए हैं जो माननीय न्यायालय ने निर्देश दिया। साफ साफ बताइए, आपको बजट कितना मिला 2 साल में और खर्च कितना कर पाया? पिछले 2 सालों में हमको 20,000 करोड़ से ऊपर की बजट प्राप्त हुई और हम उसमें से लगभग 18,000 करोड़ से ऊपर की राशि को खर्च भी कर चुके। पहली बार ऐसा हम किए हैं कि 2 सालों में 10 मेडिकल कॉलेज को बढ़ाकर 15 कर दिए हैं। और ऐसा ही नहीं कि केवल कागजों में किए हैं, पत्थर फोड़ रहे हैं। हमने 4 मेडिकल कॉलेज का काम शुरुआत भी कर दिया, 5वां का टेंडर चालू है। हम 12 नर्सिंग कॉलेज एक साथ खोले। प्रदेश में 8 नर्सिंग कॉलेज थे, सारे की बिल्डिंग के साथ स्वीकृत किए। 3 पिछले बिल्डिंग बचा था उसका भी बिल्डिंग नर्सिंग कॉलेज के दिए। 6 योग और फिजियोथेरेपी कॉलेज खोले, वो सारे का सैंक्शन किए। 4 योग और नेचुरोपैथी का खोले। सुपर स्पेशलिटी बिलासपुर में चालू कर दिए, जगदलपुर में करने वाले हैं, अंबिकापुर में अभी चालू करेंगे। लगभग 25 सिटी हॉस्पिटल हमने नए प्रारंभ किए। करीब 10 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का हम 200 बेड का भवन 45 करोड़ की लागत से इन कार्यकालों में बनाना चालू किए। आयुर्वेद कॉलेज बिलासपुर का वो हम 100 करोड़ की लागत से नया बना रहे हैं। सिम्स का नया कॉलेज और भवन 1000 करोड़ की लागत से बनाने जा रहे हैं। मेकाहारा का नया 700 बेड का हॉस्पिटल 232 करोड़ का बना रहे हैं। मैं अगर गिनाना चाहूँ तो पूरा 20,000 करोड़ का हिसाब दे सकता हूँ, लेकिन आपकी भी समय की मर्यादा है और इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि स्वास्थ्य विभाग को जितना बजट मिलना चाहिए वो पर्याप्त बजट मिला, और जो बजट मिला उसका हमने पाई पाई का एक एक पैसा का सदुपयोग किया है। आपके विभाग ने करोड़ों की गाड़ियां खरीद ली, आपने भी काफ़ी नाराज़गी जाहिर की थी, हैरानी भी जाहिर की थी। ये हो कैसे गया बिना आपकी जानकारी के? देखिए, ये चूँकि हमारे फाइनेंस ने और भारत सरकार ने एक ये आरटीओ विभाग के माध्यम से एक रूलिंग लाया कि जो 15 साल से ऊपर की गाड़ियां हैं जो कंडम घोषित हो जाती हैं, उसको जो ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रैपिंग करेगा उसको उतने मात्रा में कुछ रेशियो जो है अपना आरटीओ विभाग देती है। और हमने उसका फ़ायदा उठाया और 150 गाड़ियां जो हैं विभिन्न हॉस्पिटलों के लिए खरीदी गई। उसकी जानकारी मुझे थी ऐसा नहीं है, लेकिन कई लोगों के बीच में ऐसा है कि जानकारी नहीं है। मेरे पास हर विषय की जानकारी आ जाती है और वो गाड़ियां बहुत अच्छे से चल रही हैं। आपके विभाग की कमिश्नर थी डॉक्टर प्रियंका शुक्ला, वो तो वैसे भी डेपुटेशन में जाने वाली थी, अचानक उसे हटा दिया गया। ये आई जानकारी कि स्वास्थ्य मंत्री जी बहुत नाराज हैं उनसे, क्या ऐसा कुछ हुआ था क्या? देखिए, पहला चीज तो मैं कभी नाराज होता नहीं, मुझे लगा। और दूसरा, डॉक्टर प्रियंका शुक्ला एक काबिल ऑफिसर थी, उनको भारत सरकार ने डिप्यूटेशन पर बुलाया है। हटाने का तो कोई विषय ही नहीं है हमारे यहाँ, ना तो किसी को हम हटाते हैं ना लाते हैं। उसके बाद भी वो किसी विभाग में रही थोड़े दिन। तो ये सतत प्रक्रिया होता है कि विभागों में सेक्रेटरियों का चेंज होना, डायरेक्टर्स का चेंज होना, कमिश्नर्स का चेंज होना, समय समय पर ये प्रशासनिक प्रक्रिया है, इसमें उसको जोड़कर नहीं देखना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग के कई जूनियर डॉक्टर जिलों में सीएमएचओ बने हुए हैं, कहा जा रहा है कि बहुत सारे आपके भी कृपा पात्र हैं उसमें। निश्चित रूप से कुछ जूनियर डॉक्टर्स सीएमएचओ पर हैं, लेकिन वो पूर्णकालिक सीएमएचओ नहीं है। व्यवस्था के तहत प्रभारी सीएमएचओ हमने बनाए हैं। प्रदेश में हमको 33 सीएमएचओ चाहिए, हमारे पास सीएमएचओ और उस कैटेगरी के 15 भी नहीं हैं। इसलिए व्यवस्थाओं के साथ जो कैपेबल लोग हैं उनको हमने जिम्मा दिया है और जल्द ही हम डीपीसी करने वाले हैं। इसके बाद जो सीएमएचओ प्रमोट होंगे उनको हम नियुक्त करेंगे। आखिर क्या वजह है सर कि स्वास्थ्य विभाग की स्थिति सुधरती नहीं है? मंत्री बदलते हैं, अफसर बदलते हैं, लेकिन मरीजों की दुर्दशा जस की तस बनी हुई है। दवा, डॉक्टर, कोई भी चीज़ में बड़ा बदलाव नहीं दिखता। क्या उम्मीद करें कि आपके इस कार्यकाल में बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, स्वास्थ्य एक ऐसा विभाग है जो तत्कालिक रूप से बदला हुआ तत्काल नहीं दिखता है। एक पौधे की तरह होता है, आप डेली उसको देखिए, आपको कोई बदलाव नहीं दिखेगा। लेकिन जब अचानक से आप देखेंगे तो 5 साल बाद वो बदला हुआ नजर आएगा।
एक बड़ा वृक्ष की तरह बन जाता है 5 साल में। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप डेली देख रहे हैं इसलिए बदलाव नहीं दिख रहा है, प्रदेश की जनता डेली दिख रही है इसलिए नहीं दिख रही है, परंतु जल्द ही 1-8 साल में तस्वीरें साफ हो जाएंगी, क्योंकि पिछले 5 साल का गड्ढा को पाटने में टाइम लगा। अब हम लेवल करके ऊपर की ओर उठ रहे हैं, और जैसे ज़मीन से ऊपर उठेंगे लेवल हो चुका है, एक लेवल गड्ढे को पाट चुके हैं। एक बदला हुआ स्वास्थ्य विभाग आपको दिखेगा, और प्रदेश के लोग प्राउड करेंगे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के ऊपर कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा पहल हुआ है। अभी भी कई जगहों से तस्वीरें आती हैं सर, कभी कोई ठेले में मरीज को लेकर जा रहा है, कभी कोई श्रवण कुमार जैसा विजुअल नजर आ रहा है। ये विजुअल रुक नहीं रहे हैं सर, इसको क्या लगता है आपको, कैसे ये समस्याएं दूर हो सकती है? निश्चित रूप से ये जो चारपाई, खाट, खटोले, इसमें जो मरीज को लेकर आते हैं, ये चिंताजनक है। और ये स्थिति इसलिए है कि देश की आज़ादी के बाद 50 साल से ऊपर कांग्रेस ने राज्य किया, केवल गरीबों और आदिवासियों के विकास के नाम पर उसने वोट लिया, लेकिन आज तक कभी ये नहीं सोचा कि उन गरीबों को भी इलाज की आवश्यकता होती है, सड़क की आवश्यकता होती है, बिजली की आवश्यकता होती है, घर की आवश्यकता होती है। आज मैं धन्यवाद देता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उन्होंने जनमन योजना के तहत उन दूरस्थ अंचलों के पहाड़ों में, कंदराओं में, घने जंगलों के बीच रहने वाले वनवासी जनजाति समाज के लोगों के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से सड़कें बना रहे हैं, और पूरे छत्तीसगढ़ में सड़कों के एक जाल बिछ रहा है। देश में जितने भी जनमन योजना के तहत सड़कें जा रही हैं उसका 50% छत्तीसगढ़ को मिला है। और यही कारण है कि जब पुल बन जाएंगे, सड़कें बन जाएंगी, तो लोगों को खाट में नहीं लाना पड़ेगा। वो स्वास्थ्य विभाग का फेल्यूर नहीं है, पिछले सरकारों का फेल्यूर है, जो आज हमको भोगना पड़ रहा है। हमारी गाड़ियां वहां तक नहीं पहुंच पाती, एम्बुलेंस वहां तक नहीं जा पाता, तो लोग उसको खाट से ढोकर नदी के किनारे तक या जहां तक सुगम रोड है वहां तक लाते हैं। हमारी एम्बुलेंसेस पहुंचती हैं। जितने भी प्रकरण आए, सारे प्रकरण में हमने ऑडिट कराकर इसी निष्कर्ष पर पहुंचा है। मैं बेबाकी के साथ आपके कैमरे से कह रहा हूँ, किसी भी केस को देखिएगा कि वहीं से खटोले में लाकर बैठाकर ला रहे हैं, श्रवण कुमार के जैसे ढोकर ला रहे हैं, जहाँ पे ये सुविधाएं सड़कों का नहीं पहुँचा है। तो निश्चित रूप से, लेकिन हम एक बड़ा काम किए हैं ऐसे क्षेत्रों के लिए। लोग हॉस्पिटल नहीं आ सकते, हम हॉस्पिटल को उनके पास भेज रहे हैं। 57 ऐसे ब्लॉकों के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत मेडिकल मोबाइल यूनिट, जिसमें MBBS डॉक्टर हैं, नर्स हैं, ब्लड टेस्ट करने वाले हैं, सारे उपकरण हैं, दवाई देने वाले हैं, और सारे जांच करके बीमारियों के इलाज करके उनके घर में हम दवाई देने का काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जनमन MMU के माध्यम से। तो अब उनके घरों तक हमारा हॉस्पिटल जाएगा। CGMSC में बहुत सारे भ्रष्टाचार हमने देखे सर। अभी हालिया ये समझ में आ रहा है कि अब अधिकारी जरूरी चीज भी खरीदने से कतरा रहे हैं, लेकिन क्या, चूंकि अधिकारी आपके हैं सर, आप बीच में शेल्टर हैं पीछे, क्या आप उम्मीद दिलाते हैं उनको कि भाई आप सही काम करिए, पीछे मैं खड़ा हूं? निश्चित रूप से इनकी जो हालत, बीच में कई अधिकारी जेल भी चले गए, कई पर जांच भी चल रहा है, अभी EDOW की जांच चल ही रही है। तो दूध से जला व्यक्ति मट्ठे को भी फूंक फूंक कर पीता है, यही कहावत यहाँ पे लागू हो रहा है। परंतु मैंने और हमारे सेक्रेटरी साहब, हम लोगों ने कहा है कि निर्भय होकर निष्पक्ष रूप से माननीय विष्णुदेव साय जी की सुशासन की सरकार में जीरो टॉलरेंस के साथ काम करें। किसी भी व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है, सही कार्य करें। और आज हमारा CGMSC बहुत स्पीड पकड़ चुका है। अभी 1 महीने में काफ़ी कुछ टेंडर्स लगे हुए हैं जो पिछले पेंडेंसी समाप्त हो रहे हैं, और हमारे जो चेयरमैन हैं दीपक मस्के जी, वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि CGMSC की जो खरीदी व्यवस्था है वो पूर्ण करके लोगों को सुलभ सुविधा, दवाइयाँ और उपकरण की उपलब्ध कराई जाए। एक जनता से जुड़ा बहुत गंभीर प्रश्न है सर। इंसान कोई मर जाता है, किसी कारण से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तमाम अलग अलग चीज़ें, तो पोस्टमार्टम होता है सर। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में महीनों का इंतज़ार करना पड़ता है सर। LIC है उसका, बाकी फंड निकालना पड़ता है, परिवार पीछे पीछे घूमता रहता है। कोई व्यवस्था बनानी चाहिए इसमें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक तय डेडलाइन में, भले 10 दिन 15 दिन, एक तय समय हो कि भाई इतने समय में आपको मिल ही जाएगी, ऐसा होना चाहिए। देखिए, महीनों नहीं, सालों भी लग जाते हैं, और ये सिलसिला, इसमें मैं किसी गवर्नमेंट को भी दोष नहीं दूंगा कि पिछली सरकार में बढ़ गया कि हमारे में घट गया। ये एक सिस्टम को डेवलप करने की आवश्यकता थी। हम लोगों ने संज्ञान लिया है, जो आप 1 महीना बोल रहे हैं वो साल से महीने में आ चुका है, लेकिन जल्द ही हम इस पर एक ऐसी सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, एक टाइम लिमिट भी तय कर रहे हैं कि 1 हफ्ते या 10 दिन में उनको निश्चित रूप से मिल जाए। और उससे आगे बढ़कर
हम एक सिस्टम डेवलप कर रहे हैं कि तुरंत पीएम होकर उसकी रिपोर्ट ऑनलाइन चढ़ जाए और सेम डे में उनको मिल जाए। इस दिशा में भी हमारा वर्क चल रहा है। और हम मेकाहारा जैसे बड़े संस्थान जहाँ 20-20, 25-25 तक पीएम होते हैं, वर्चुअल डिसेक्शन जो पीएम करने का वो मशीन ला रहे हैं, वो हमारे मध्य भारत का पहला मशीन होगा। जल्द ही हम उसको खरीद कर जो है लोगों की सुविधा के लिए। आखिरी सवाल सर, स्वास्थ्य मंत्री आप हैं सर, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे स्वास्थ्य मंत्री हुए, आप किस तरह चाहते हैं कि ये सरकार आज है, हो सकता है कल ना रहे, हो सकता है कल आप दूसरे विभाग के मंत्री बन जाएं, किस रूप में आपको पब्लिक याद करे सर? देखिए, मैं चाहता हूं कि जिस भरोसे के साथ माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा दिया है, जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी ने राज्य के मंत्री के रूप में जिम्मेदारी दी है, जिस विश्वास के साथ छत्तीसगढ़ की जनता ने हमारी सरकार बनाई है, मैं चाहता हूं कि उसी विश्वास के अनुरूप जब हमारा कार्यकाल पूर्ण हो तो लोग हृदय से धन्यवाद दें, हृदय से आशीर्वाद दें और ये कहें कि माननीय विष्णु के सुशासन में स्वास्थ्य का विस्तार हुआ, लोगों की सुलभ सुविधाएं मिली, स्वास्थ्य केंद्रों का विस्तार हुआ, मेडिकल एजुकेशन में जो चिकित्सा शिक्षा विभाग में वृद्धि हुई और एक ऐसे स्वर्णिम कार्यकाल के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल को देखा जाए कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व प्रगति हुई। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम होगा तो मुझे बहुत तसल्ली होगी, हमारी सरकार का नाम होगा तो मुझे तसल्ली होगी। जब सरकार का नाम होगा, मुख्यमंत्री जी का नाम होगा तो निश्चित रूप से मुझे भी याद जरूर किया जाएगा कि स्वास्थ्य मंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से काम किए गए थे। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो खरी खरी आदित्य के साथ में आज इतना ही। अगली बार फिर किसी नेता, फिर किसी अधिकारी के साथ खरी खरी बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।